नमस्कार दोस्तों, तो आज देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की, कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है और वो कहाँ पे समागम होता है उनका। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से उद्गमित होती है, उनका उद्गमित स्थल कौन सा है, उनका समागम स्थल कौन सा है, किन किन जिलों से प्रवाहित होती है और कौन कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है और कौन कौन से बांध उन पर अवस्थित हैं, कौन कौन से बांध का निर्माण उन पर किया गया है। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां हैं। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियां देखेंगे तो मध्य प्रदेश में तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, 245 समथिंग, कुछ लगभग 245 नदियां हैं। तो इतनी नदियों की जानकारी तो हम एक वीडियो के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से नहीं ले पाएंगे। तो हम मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां, 5 बड़ी नदियां हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 बड़ी नदियां हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की 5 बड़ियों के बारे में, हम 5 बड़ी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश की नदियां हमारा टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाया है हम यहाँ पे। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत जो हमारी 5 बड़ी नदियां हैं, 5 बड़ी नदियों की अवस्थिति, उनका उद्गमित स्थल कहाँ पे है, उनका समागम स्थल कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के मानचित्र के अवस्थिति के अनुसार उनको दर्शाया गया है। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों की। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। तो देखते हैं नर्मदा नदी सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई देखा जाए तो 1312 वर्ग किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, 1312 किलोमीटर है पूरी नर्मदा नदी की लंबाई। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 10,000 मतलब 77 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा है। इनकी हमने लंबाई देखी है। नर्मदा की लंबाई, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा नदियों की लंबाई देखे। एक हम नदियों को, मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 बड़ी नदियों को याद करने की एक आसान सा ट्रिक भी बनाया है। याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक भी बनाया है। तो ट्रिक क्या रखे हमने? ट्रिक क्या बनाया है? नच सोन तबले पर, यानी सोन तू नच तबले की धुन पर। मतलब ट्रिक है नच सोन तबले की धुन पर। ये ट्रिक याद करने के दृष्टिकोण से बनाया गया है ना? याद करने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। नच सोन तबले के धुन पर, यानी तबले पर नच, यानी जो तबला बजाते हैं उसकी धुन पे नाचते हैं। तो हमने उसी से रिलेटेड रखे हैं इस ट्रिक को, नच सोन तबले पर। न से हो जाएगा नर्मदा, च से हो जाएगा चंबल, सोन से हो जाएगा सोन, त से हो जाएगा ताप्ती और ब से हो जाएगा बेतवा। और ले पर ये कांस्टेंट है, ले पर कांस्टेंट वर्ड है। तो ट्रिक क्या हो गई? नच सोन तबले पर। न से नर्मदा हो जाएगी, है ना, च से चंबल हो जाएगी, सो से सोन हो जाएगी, ताप्ती से त से ताप्ती हो जाएगी, ब से बेतवा नदी हो जाएगी। ये लंबाई के आधार पर, यानी कौन सी प्रमुख बड़ी नदियां हैं, क्रम के आधार पर ये ट्रिक को बनाया गया है। क्रम को याद रखने में भी हमको आसानी होगी और मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को भी याद रखने में आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां देखें, जिसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी देखें? नर्मदा नदी। पहले नंबर की नदी नर्मदा नदी है। तो चलिए बात करते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में, कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, उसका समापन कहाँ हुआ है, किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, उन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, है ना। ये सब चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का ये पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मध्य प्रदेश की मानचित्र, मध्य प्रदेश के मानचित्र बनाए हैं यहाँ, मध्य प्रदेश का मानचित्र प्रदर्शित है यहाँ पे। ये मध्य प्रदेश का कुछ मानचित्र इस प्रकार है। और नर्मदा नदी का ये जो उद्गमित स्थल है, नर्मदा नदी का ये उद्गमित स्थल है, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। मध्य प्रदेश का ये पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से ही उद्गम होता है नर्मदा नदी का। तो ये पूर्वी क्षेत्र में यहाँ एक जिला आता है अमरकंटक। अमरकंटक नहीं आता, अमरकंटक क्षेत्र आता है। अमरकंटक एक जिले की तहसील है। तो कौन सा जिला होगा? अनूपपुर जिला। कौन सा जिला होगा हमारा? अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले के
अंतर्गत एक तहसील है अमरकंटक। अनूपपुर जिले के अंदर एक कौन सी तहसील है? अमरकंटक तहसील है। तो अमरकंटक तहसील से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक तहसील से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक कौन से जिले में आ जाएगा? अनूपपुर जिले में आ जाएगा, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और एक बात की, नर्मदा नदी के सिवा भी दो और अन्य नदियों का उद्गम स्थल भी क्या है? अमरकंटक ही है। नर्मदा के सिवा अन्य दो नदियों का उद्गम स्थल भी नर्मदा के सिवा दो नदियों का उद्गम स्थल भी अमरकंटक ही है, जहां से उन नदियों का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से कितनी नदियां होकर के प्रवाहित होती है? अमरकंटक से 3 नदियां होकर के प्रवाहित होगी। पहली तो नर्मदा, दूसरी सोन और तीसरी जोहिला नदी अमरकंटक के कुछ क्षेत्रों के समीप से होकर के, मतलब अमरकंटक तहसील से ही होकर के तीनों नदियां प्रवाहित होती है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, तो हम पहले देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखेंगे तो 15 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होगी नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये नर्मदा नदी का मानचित्र है। नर्मदा नदी की रूपरेखा यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। नर्मदा नदी इन जिलों से होकर के प्रवाहित होगी। नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। 15 जिले यहाँ आ जाएंगे। इन क्षेत्रों में 15 जिले आ जाएंगे। 15 जिलों के अंतर्गत देखेंगे हम, पहला तो हो जाएगा हमारा अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बैतूल, धार, देवास, सीहोर, होशंगाबाद के कुछ जिले होते हुए ये बड़वानी होते हुए कहाँ मिल जाएगा? ये हमारा कहाँ मिल जाएगा? ये महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए ये गुजरात में मिल जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए गुजरात में मिल जाएगा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? ये कौन से राज्य में प्रवेश करती है? ये सबसे पहले प्रवेश करेगी महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में प्रवेश करेगी? महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाते हुए गुजरात राज्य की सीमा बनाएगी। किसकी सीमा बनाएगी? गुजरात राज्य की सीमा बनाएगी, है ना। उसके बाद कहाँ प्रवेश करेगी? उसके बाद गुजरात में प्रवेश करेगी, सीमा का निर्धारण करेगी। उसके बाद गुजरात राज्य में प्रवेश करेगी, वहां पे प्रवाहित होगी। वहां पे प्रवाहित होने के बाद कहाँ जाएगी? वहां पे प्रवाहित होने के बाद जाएगी खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर के मिल जाएगी। ठीक है। तो नर्मदा नदी देखिए कहां से उद्गमित होती है और इसका समागम स्थल कहां पे है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक, अनूपपुर से प्रवाहित होकर के मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होकर के महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र की सीमा के साथ यह 34 किलोमीटर प्रवाहित होगी। 34 किलोमीटर प्रवाहित होगी महाराष्ट्र की सीमा के साथ। 34 किलोमीटर की महाराष्ट्र की सीमा के साथ बनाती है। उसके बाद जो 40 किलोमीटर की सीमा गुजरात राज्य के साथ बनाती है। 34 किलोमीटर की सीमा बनाएगी महाराष्ट्र राज्य के साथ, और जो 40 किलोमीटर की सीमा है वो बनाएगी गुजरात राज्य के साथ। ये तो सीमा बनाती है, मतलब टोटल 74 किलोमीटर की कुल ये सीमा बनाती है। उसके बाद यह प्रवेश करती है, कहां पे प्रवेश करती है? यह प्रवेश करती है गुजरात में, और गुजरात में 161 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां मिल जाती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर, जो भरूच जिले के अंतर्गत आता है। भरूच कहाँ आता है? गुजरात का एक जिला है भरूच। गुजरात का एक जिला भरूच है ना। तो गुजरात के भरूच जिले के अंतर्गत खंबात की खाड़ी अरब सागर में नर्मदा नदी का समागम हो जाता है। उद्गम से लेकर के समापन स्थल तक देखिए। तो हम देख रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो ये 15 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। कहां से उद्गम होता है? अनूपपुर, अमरकंटक से। अब इसके बात कर लेंगे कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम या उपनाम की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम या उपनाम क्या था? तो प्राचीन नाम या उपनाम की बात करेंगे तो इसको रेवा, मैकालसुता, सोमोसुता, नामोदास टालमी के अनुसार, मतलब जो टालमी जो कवि हैं, टालमी जो लेखक हैं, उनके अनुसार जो नर्मदा को नामोदास नाम दिया गया है। टालमी के अनुसार नर्मदा को नामोदास नाम दिया गया है। तो नर्मदा के प्राचीन नाम कौन कौन से हो गए? प्राचीन नाम या उपनाम की बात करें नर्मदा के, तो प्राचीन या उपनाम के बाद क्या हो गए? रेवा हो गया, मैकलसुता हो गया, सोमोसुता हो गया और नामोदास हो गया। नामोदास किसने दिया नाम इसको? नामोदास टालमी ने दिया। टालमी एक लेखक है, उनने नामोदास नर्मदा को नाम दिए हैं। अब नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, है ना, ये सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है अमरकंटक, है ना। मैकल रेंज के अंतर्गत आता है अमरकंटक, मैकल रेंज के अंतर्गत आता है। तो ये 157 किलोमीटर ऊंचाई से उद्गमित होती है। कितने किलोमीटर से होती है? 1057 किलोमीटर ऊंचाई से उद्गमित होती है।
ठीक है, कहाँ कितनी ऊंचाई से? 1057 किलोमीटर ऊंचाई से मैकल पहाड़ियों से उद्गमित होती है ना। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? मतलब इसका अपवाह क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र में यह बहती है, तो इसका अपवाह क्षेत्र देखा जाएगा तो 93,180 किलोमीटर, 93,180 किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र है 93,180 किलोमीटर में यह प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 किलोमीटर। अब नर्मदा नदी के बारे में हम कुछ जानकारी देखें। अब इसके बारे में देखेंगे, नर्मदा नदी ये 15 जिलों से प्रवाहित होती है। तो 15 जिलों पे विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। 15 जिलों पे विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। तो विभिन्न जिलों में जो परियोजनाएं चल रही है, जो बांध का निर्माण किया गया है, उन बांधों के बारे में देखेंगे, किन जिलों पे किन बांध का निर्माण किया गया है। तो नर्मदा नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है? नर्मदा नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो यह इस नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। नर्मदा नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो 15 जिलों से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध, वो 3000 लघु बांधों का इनके ऊपर निर्माणाधीन या निर्माण प्रस्तावित है ना। नर्मदा नदी के ऊपर 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध, वो 3000 लघु बांध नर्मदा नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, प्रस्तावित है। जिन परियोजनाओं को कंप्लीट भी कर लिया गया है, कुछ परियोजना निर्माणाधीन भी है, कुछ परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहा है। तो नर्मदा नदी के ऊपर जो परियोजनाएं चल रही है, विभिन्न परियोजनाएं जो कंप्लीट हो गई है, जो परियोजनाएं कंप्लीट हो गई है, कुछ प्रमुख परियोजनाओं को नदियों के अंतर्गत हम देखेंगे, विभिन्न परियोजनाओं को नदियों के अंतर्गत देखेंगे, है ना। तो नदियां जो है, नर्मदा जो नदी है 15 जिलों से प्रवाहित होती है। तो 15 जिलों में देखेंगे तो जो प्रमुख हमारे जो बांध हैं, सबसे बड़े बांध हैं, प्रमुख जो सबसे बड़े बांध हैं, उन बांधों को देखेंगे जो नर्मदा नदी पे अवस्थित हैं, है ना। तो सबसे बड़े बांध में कौन सा बांध आ जाएगा? हमारा इंदिरा सागर बांध आ जाएगा, ओमकारेश्वर बांध आ जाएगा, महेश्वर बांध आ जाएगा और सरदार सरोवर बांध आ जाएंगे। कितने बांध हो गए हमारे? 4 बांध, 4 प्रमुख बांध है। ऐसे तो 29 बड़े बांध हैं, 29 बड़े बांध है, लेकिन हम प्रमुख रूप से यहाँ पे हमको एक ही क्लास में हम प्रमुख सभी जानकारियां नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बांध, बड़े बांधों को यहाँ पे दर्शाए गए हैं, है ना, दर्शाए हैं। तो देखेंगे कि नर्मदा नदी पे जो 5 बड़े बांध हैं, सॉरी 4 बड़े बांध हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो हम देखते हैं कि इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे आता है? यहाँ देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यह बांध खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश में यह बांध नर्मदा नदी पे खंडवा जिले में अवस्थित है। इंदिरा सागर बांध, इसका पहले नाम क्या था? नर्मदा सागर बांध। इसको बाद में परिवर्तित नाम कर दिया गया। कौन सा नाम कर दिया गया? इंदिरा सागर बांध। कहाँ है? पुनासा में है। तो पुनासा कहाँ आता है? पुनासा आता है खंडवा में आता है। पुनासा कहाँ आता है? खंडवा में। तो इंदिरा सागर बांध, इसके पूर्व नाम क्या था? नर्मदा सागर बांध। कहाँ पर है ये? पुनासा में है। पुनासा कहाँ आता है? खंडवा में। जो इसके ऊपर एक परियोजना चल रही है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है बांध। इसके ऊपर एक परियोजना चल रही है, ये परियोजना में शामिल है, बहुउद्देशीय परियोजना में। और इस परियोजना के माध्यम से 1000 मेगावाट, इस परियोजना के माध्यम से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? इंदिरा सागर बांध से। इंदिरा सागर बांध से 1000 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे नर्मदा नदी पे ही। अब बात करेंगे नर्मदा नदी पे ही और खंडवा में ही, है ना। नर्मदा नदी पे ही और खंडवा में ओमकारेश्वर बांध भी अवस्थित है। कहां, कौन सा बांध अवस्थित है? ओमकारेश्वर बांध अवस्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट। ये कहां पर अवस्थित है? यह खंडवा में ही अवस्थित है। ओमकारेश्वर बांध खंडवा में अवस्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब बात करेंगे हम अगले बांध की। हमारा अगला बांध कौन सा है? महेश्वर बांध। महेश्वर बांध कहां पड़ेगा? महेश्वर बांध खरगोन में पड़ेगा। खंडवा से समीप कौन सा है? खरगोन है। खंडवा को क्या बोला जाता है? पूर्वी निमाड़ बोला जाता है। और खरगोन को क्या बोला जाता है? पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है। तो खरगोन में ही है महेश्वर बांध। ठीक है, खरगोन में महेश्वर बांध है, जिसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। किसकी? महेश्वर बांध की 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ये कहां पे आएंगे? यह नर्मदा नदी पे ही अवस्थित है। ठीक है,
यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, प्रमुख रूप से यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन नर्मदा नदी पे ही देखेंगे तो यह बांध सरदार सरोवर के नाम से जाना जाता है। एक परियोजना चल रही है सरदार सरोवर परियोजना, जो कंप्लीट कर ली गई है ना। सरदार सरोवर परियोजना है, गुजरात राज्य में यह परियोजना चलाई गई है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर यह परियोजनाएं चलाई गई है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर यह परियोजना चलाई गई है ना। तो गुजरात राज्य में यह परियोजनाएं चलाई गई है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो इसकी कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, तो 6000 मेगावाट, 6000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है, 6000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसका जो इस बांध का प्रयोग सिंचाई के माध्यम से भी किया जाता है। और नर्मदा नदी जहां प्रवाहित होती है, इसके नदी के ऊपर ही 2 नदीकृत द्वीप हैं, ठीक है। नर्मदा नदी जहां से प्रवाहित होती है गुजरात से, जहां मिलती है, जहां समागम होती है, तो उस समागम स्थल पर ही 2 नदीकृत द्वीप हैं। 2 नदीकृत द्वीप कौन कौन से हैं, सादिया बेट और खादिया बेट। कौन कौन से नदीकृत द्वीप हैं, गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं सादिया बेट और खादिया बेट। 2 द्वीप हैं, सादिया बेट और खादिया बेट, जो गुजरात के अंतर्गत आते हैं। तो सादिया बेट की प्रमुख बात इसलिए है क्योंकि यह सादिया बेट पे ही, गुजरात राज्य में सादिया बेट द्वीप पे ही, नदीकृत द्वीप पे ही भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले, है ना, हमारे लौह पुरुष और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, जो विश्व की प्रथम मूर्ति मानी जाती है, प्रथम ऊंची मूर्ति मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह कहां स्थापित है, यह नर्मदा नदी के ही नदीकृत द्वीप सादिया बेट पर स्थापित है। तो नर्मदा नदी महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश की ही, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने नर्मदा नदी के बारे में देखी है, नर्मदा नदी की विशेषताएं देखिए, कौन कौन से बांध हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका समापन स्थल कहाँ है, इसका समागम, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, कितनी ऊंचाई से उद्गमित होती है, यह जानकारी हमने देखने की कोशिश किए गए। और इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, इन परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन कितना किया जा रहा है, इन सब जानकारियां हमने जानने की कोशिश की। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नर्मदा नदी, जिसकी ऊंचाई जो कितनी ऊंचाई से निकलती है, 1057 किलोमीटर ऊंचाई से निकलती है, 1057 किलोमीटर ऊंचाई से निकलती है ना। 1057 किलोमीटर ऊंचाई से निकलती है। उसकी टोटल लंबाई कितना है, 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर के प्रवाहित होती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी की। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी, चंबल नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। तो बात करेंगे चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां से उद्गमित होती है, किन जिलों से प्रवाहित होकर के, किन क्षेत्रों से प्रवाहित होकर के कहां इसका समागम हो जाता है। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में। तो चलिए देखते हैं चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है। चंबल नदी का उद्गम जो हुआ है, एक इंदौर जिले के, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी पड़ती है, जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है, चंबल नदी का उद्गम हुआ है, जिसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत पड़ता है जानापाव की पहाड़ी, वहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से उद्गम हुआ है चंबल नदी का। यह इंदौर जिले की महू तहसील है। यह जानापाव पहाड़ी पड़ती है, विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है जानापाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत आती है चंबल नदी। यहाँ जानापाव की पहाड़ी है, विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है जानापाव पहाड़ी, है ना। तो जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम हुआ है, और यहाँ से उद्गमित होकर के चंबल नदी इन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है, और कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में। तो यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ महू तहसील से प्रवाहित होगी, महू, उज्जैन, है ना, रतलाम, है ना, उज्जैन, रतलाम, और यहाँ से नीमच, मंदसौर होते हुए उत्तर प्रदेश के जिले, कौन कौन से जिले, राजस्थान के जिले, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला, धौलपुर जिला, करौली जिला, बूंदी जिला और बूंदी जिलों से कोटा जिलों से होकर के प्रवाहित होकर पुनः मध्य प्रदेश के जिलों में प्रवेश कर, पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश के 3 उत्तरी जिले, कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से प्रवाहित होकर पुनः उत्तर प्रदेश के
कुछ जिलों में प्रवाहित होती है और कहाँ मिल जाती है ये, कहाँ मिल जाती है, दीनापुर सॉरी इटावा जो है यमुना नदी में, इटावा से 33 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में मिल जाती है ना। यमुना नदी में इटावा से 33 किलोमीटर की दूरी में किस नदी से मिल जाती है, यह यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी देखिए हमने, ये क्षेत्र देखिए इसका, इंदौर पड़ेगा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, यहां से प्रवाहित होकर यहाँ के जिले राजस्थान के 5 जिलों से प्रवाहित होती है। 5 जिलों में देख लिया हमने, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, करौली और धवलपुर जिलों से प्रवाहित होकर पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करके मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले, चंबल क्षेत्र के जिले कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों में प्रवाहित होकर के उत्तर प्रदेश के जिलों में 2-3 जिलों में प्रवाहित होकर के कहा मिल जाती है, यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इटावा से 33 किलोमीटर की दूरी पर यमुना में मिल जाती है। तो यह चंबल नदी जो है, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहां मिल जाती है, चंबल नदी में चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में आता है, इटावा है ना, इटावा में मिल जाती है। चंबल नदी की बात कर रहे हैं हम, तो चंबल नदी पे देखते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में देखिए, इसका क्षेत्र किन किन क्षेत्रों से, किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, उद्गम देखिए और इसका समागम स्थल देखिए। अब बात करेंगे इसके ऊपर परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है। तो सबसे पहले जो परियोजना है चंबल नदी पे ही चलाई गई है। सबसे पहली जो पहली परियोजना है चंबल नदी पे ही चलाई गई है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश की जो पहली परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो 1953 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो शिलान्यास किया था, गांधी सागर परियोजना का शिलान्यास किया था, गांधी सागर डैम का, है ना, 1953 में किया था। तो गांधी सागर डैम कहां पड़ेगा, गांधी सागर डैम पड़ेगा मंदसौर में, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसकी 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। कितनी है, 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। किसकी, गांधी सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। और ये कहां पर है, ये मंदसौर जिले में आता है। और ये किस नदी पे है, यह चंबल नदी पे है। अब बात करेंगे चंबल नदी पे ही राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पे ही है राणा प्रताप सागर बांध, जिसकी कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है, जो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है ना। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। यह कौन से जिले में आएगा, यह आएगा चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में आएगा। चित्तौड़गढ़ कहाँ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा राजस्थान में आएगा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आएगा। तो राणा प्रताप सागर बांध कहां पे है, राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 172 मेगावाट है। और ये किस नदी पे है, यह चंबल नदी पे है। अब बात करेंगे जवाहर सागर बांध की। जवाहर सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है। किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। और ये किस जिले में आती है, किस जिले में यह परियोजनाएं चलाई जा रही है, तो कोटा जिले में यह परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो चंबल नदी पे 3 परियोजना देखेंगे, गांधी सागर जो मंदसौर में मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर बांध कोटा बैराज में है। ठीक है, यह इस प्रकार मध्य प्रदेश में चंबल नदी देखें, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चंबल नदी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को देखें और चंबल नदी के बारे में जानने की कोशिश की। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है सोन नदी है। तीसरी बड़ी नदी सोन नदी है, जिसकी जो लंबाई है कितनी है, 780 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, उसका समागम कहां है और कौन कौन सी परियोजनाएं उसके ऊपर चलाई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी ऐसी नदी है ना, सोन नदी ऐसी नदी है जो एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की, एकमात्र नदी है जो कहां मिलती है, मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो पूर्व में पूर्व से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में, है ना, उत्तर की ओर बहती है और फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिलों में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है ना। गंगा नदी में दीनापुर जो है, दीनापुर कहां पे आएगा, दीनापुर आएगा, दीनापुर बिहार में आता है। पटना, दीनापुर पटना बिहार में आएगा। दीनापुर पटना जिले
बिहार के अंतर्गत पटना जिले में आएगा दीनापुर, वहां पे गंगा नदी से मिल जाती है। वहां पे 16 किलोमीटर की दूरी प्रवाहित करती है और किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है ना। तो सोन नदी का उद्गम देखते हैं, सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है? सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से ही हुआ है। हमने बात की थी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, तो अमरकंटक नर्मदा नदी देख लिए। अब देखेंगे सोन नदी, इसका भी उद्गम कहां हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है उससे 2 किलोमीटर की दूरी के बाद सोन नदी का उद्गम हुआ है। तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, शहडोल जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। शहडोल सीधी सिंगरौली के जिलों में प्रवाहित होती है। उसके बाद कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रवाहित होगी। उसके बाद कहां जाएगी? उसके बाद बिहार में जाएगी। बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, दीनापुर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी पे गंगा नदी से मिल जाती है। इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर कौन सी चलाई जा रही है? तो सोन नदी के ऊपर बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है। संयुक्त परियोजना, जो बाण सागर परियोजना देख रहे हैं, शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पे अवस्थित है। बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर अवस्थित है। और एक तो मध्य प्रदेश हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया और एक बिहार, ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना है। ठीक है, तो हमने सोन नदी के बारे में भी देखिए। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम देखे अमरकंटक से ही उद्गम होती है। अमरकंटक से 2 किलोमीटर की दूरी पर जहां से सोन नर्मदा नदी निकलती है, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के शहडोल सीधी सिंगरौली जिलों से प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रवाहित होती है और फिर बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करके बिहार के कुछ जिलों में प्रवाहित होकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दीनापुर में, दीनापुर कहाँ पे आता है? पटना जिले में आता है। पटना जिला किस राज्य में आता है? बिहार में आता है। ठीक है, इस प्रकार हमने सोन नदी भी देख लिया। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में हमने 3 नदी कवर कर लिए हैं। हमने जो चंबल नदी देखी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो चंबल नदी में दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह। इसमें एक चीज छोड़ दिए थे हमने, एक चीज भूल गए, इसका उपनाम देखे। तो इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम चरमावती है और कामधेनु है। तो इसका उपनाम क्या है? चंबल नदी का चरमावती और कामधेनु चंबल नदी का उपनाम है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, हम भूल गए थे। उपनाम क्या है? चरमावती और कामधेनु है। किसका? चंबल नदी का नाम है। सोन नदी के बारे में देखिए, सोन नदी का उद्गम देखिए, इसका कोई उपनाम तो नहीं है ना। इस प्रकार हमने सोन नदी को भी देखे, उसका उद्गम कहाँ होता है, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी परियोजनाएं चल रही है और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी की, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी की। तो मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों से होकर के ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। पहले इसका उद्गम देखेंगे, फिर इसका उद्गम देखेंगे, फिर इसका समागम स्थान देखेंगे कि कहाँ जाके समाहित हो जाती है, किन नदी में मिल जाती है, यहाँ कहां इसका समागम हो जाता है। ठीक है, तो ताप्ती नदी देखते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम कहां होता है। यह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी देखते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 724 किलोमीटर। यह ताप्ती नदी यहाँ पे दर्शाया गया। ताप्ती नदी का क्षेत्र इन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, इन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी भी नर्मदा के समांतर ही प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समांतर नदी है, जो नर्मदा के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी जो ऐसी नदी है, नर्मदा नदी जो है जो पृथ्वी की घूर्णन दिशा के ठीक विपरीत बहती है। तो ताप्ती नदी भी देखा जा रहा है, ऐसी कुछ नदियां हैं। नर्मदा नदी की जो पृथ्वी की घूर्णन गति के ठीक विपरीत बह रही है। जो पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी जो देख रहे हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। और इसके समानांतर भी कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मध्य प्रदेश में जो 2 नदियां कौन कौन सी हो गई? ताप्ती और नर्मदा। जो ताप्ती और नर्मदा जो समांतर प्रवाहित होती है ना, एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है और पृथ्वी के घूर्णन के ठीक विपरीत प्रवाहित होने वाली यह नदियां हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ताप्ती नदी की, जो मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका उद्गम देखते हैं, मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मुल्ताई कहाँ पड़ेगा? यह हमारा सतपुरा श्रेणी के अंतर्गत आता है मुल्ताई, है ना। यह बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आएगा यहाँ पे। ऊपर में पड़ेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी,
है ना। यहाँ ये सतपुड़ा रह जाता है और बीच से होती है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और बीच से तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी देख रहे हैं मुल्ताई बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, जो बैतूल जिले के अंतर्गत आता है ना। इसका उपनाम देखेंगे, इसका उपनाम क्या है, तापी और सूर्यपुत्री। इसके दो उपनाम है, कौन कौन से उपनाम है, तापी और सूर्यपुत्री, इसके दो उपनाम है। नर्मदा पे ताप्ती पे देखा जाए तो इसके उपनाम क्या हो गए, तापी और सूर्यपुत्री हो गए। और ताप्ती पे ही 7 कुंड, जहां से इसका उद्गम हुआ है, कहां से उद्गम हुआ है ताप्ती का, मुल्ताई से उद्गम हुआ है, तो इसके उद्गम स्थल पे ही हमको 7 कुंड देखने को मिलते हैं। कितने कुंड देखने को मिलते हैं, 7 कुंड देखने को मिलते हैं। कुंड कौन कौन से होंगे, 7 कुंड कौन कौन से होंगे, एक तो सूर्य कुंड हो गया, ठीक है, सूर्यपुत्री बोला जाता है तो सूर्य कुंड हो गया, एक तापी कुंड हो गया, एक पाप कुंड हो गया, एक धर्म कुंड हो गया, एक नागा बाबा कुंड हो गया, है ना। इस प्रकार हमको कुंड देखने को मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं हमको, मुल्ताई में देखने को मिलते हैं, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो 7 कुंड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ताप्ती नदी की बात करिए, इसका उद्गम कहां से होता है, किस श्रेणी में, यह किस श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है, तापी सूर्यपुत्री। 7 कुंड अवस्थित हैं इसके उद्गम स्थल पे, 7 कुंड के बारे में भी देख लिए। अब देखेंगे यह ताप्ती नदी इस क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। यहां से चलती है ताप्ती नदी, जो बैतूल से प्रवाहित होती है, बैतूल जिले से प्रवाहित होगी, बैतूल बुरहानपुर जिलों से प्रवाहित होकर के कहां मिल जाती है, यह भी गुजरात महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र राज्य के कुछ जिलों में प्रवाहित होते हुए कहां चली जाती है, गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और गुजरात राज्यों के कुछ जिलों में प्रवाहित होते हुए कहां मिल जाती है, यह गुजरात राज्य के ही खंबात की खाड़ी अरब सागर में, जो सूरत जिले के अंतर्गत खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के ताप्ती नदी का समागम हो जाता है। तो कहां से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और समागम कहां होता है, सूरत में, सूरत जिले के अंदर खंबात की खाड़ी में ही। तो खंबात की खाड़ी में 2 जिले, खंबात की खाड़ी में ही 2 नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों का समागम होता है। लेकिन जो भड़ोच जिले के अंतर्गत नर्मदा का होता है, और सूरत के अंतर्गत ताप्ती नदी का समागम हो जाता है, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश के 2 जिले है ना, 3 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर के प्रवाहित होगी, ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की 4थी बड़ी नदी है, हमने देख लिया। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों के बारे में देख लिया। हम अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के बारे में देख रहे हैं हम, तो 5वीं बड़ी देखेंगे। 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की, है ना। तो मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बेतवा नदी। तो चलिए देखते हैं बेतवा नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ होता है, कहाँ से निकलती है, किन किन क्षेत्रों से प्रवाहित होकर के कहाँ इसका समागम हो जाता है। तो ये देखते हैं कि यह बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी है। पहले तो बात करेंगे बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है। तो मध्य प्रदेश में यह 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में कितनी है, 480 किलोमीटर क्षेत्र से होकर के यह प्रवाहित होती है। 480 किलोमीटर यह क्षेत्र से मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सागर जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और छत्तीसगढ़ जिलों के राजस्थान के 2 जिले ललितपुर और झांसी जिलों में प्रवेश करके पुनः मध्य प्रदेश के 2 जिले टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और कहां मिल जाती है, पुनः उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए यह यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, बेतवा नदी। हमीरपुर, यहां हमीरपुर पड़ेगा, हमीरपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का। हमीरपुर में यह यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। जो चंबल नदी है इटावा में मिलती है, ठीक है। इटावा से 33 किलोमीटर की दूरी पर मुकरादगंज तहसील है, मुकरादगंज जो नामक तहसील है ना। मुकरादगंज तहसील कहाँ की है, इटावा जिले की तहसील है। इटावा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर मुकरादगंज तहसील है, वहां से चंबल नदी मिल जाती है। लेकिन बेतवा नदी की बात कर रहे हैं तो बेतवा नदी का यह उद्गम देख रहे हैं। बेतवा नदी का कुमरा गांव रायसेन के अंतर्गत बेतवा नदी का उद्गम होता है। यह किन क्षेत्रों से प्रभावित होती है, यह रायसेन, विदिशा
सागर जिलों से होकर के प्रभावित ललितपुर, है ना, सागर जिलों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले ललितपुर और झांसी, ललितपुर वो ये झांसी जिलों में प्रवेश करती है। झांसी जिलों से प्रवेश करके पुनः मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़ व निवाड़ी में प्रवेश मध्य प्रदेश के जिले निवाड़ी में टीकमगढ़, निवाड़ी टीकमगढ़ में प्रवेश करके पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में प्रभावित होकर के कहां पर मिल जाती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, तो यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, बेतवा नदी। तो चलिए देखते हैं, हम देख रहे हैं बेतवा नदी के बारे में, जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये कुमरा और रायसेन से निकलती है। बेतवा नदी का उपनाम भी देखेंगे तो इसका नाम क्या है, बेत्रवती। बहुत प्राचीन नदियां हैं। बेतवा नदी बहुत ही प्राचीन नदियां हैं, तो इसके उपनाम की बात करेंगे, बेतवा नदी की उपनाम की बात करेंगे तो बेतवा नदी का उपनाम क्या है, बेत्रवती है। बेत्रवती कहाँ पे है, पुराणों में इसको बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसलिए बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड में प्रवाहित होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवन रेखा बोला जाता है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे बड़ी नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उपनाम देखे थे बेत्रवती है। बेत्रवती कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। और मध्य प्रदेश की गंगा, तो बेतवा नदी के 2 नाम है, बेत्रवती और मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा नाम क्यों पड़ा इसका, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोग हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो लोग हैं, पुष्प नक्षत्र में सुबह को स्नान करते हैं, जो वह स्नान का जो लाभ है वो गंगा नदी के लाभ के समान मिलता है। तो बेतवा नदी में स्नान करते हैं तो वो उसका बेतवा नदी में स्नान करने का जो लाभ है गंगा नदी में स्नान करने के समान मिलता है, इसलिए वो उसी के नाम के आधार पर, उसी पौराणिक गाथा के अनुसार उसको मध्य प्रदेश की गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, तो बेतवा नदी की बात कर रहे थे। अब चलिए बेतवा नदी का हम देख लिए, ये किस क्षेत्रों में प्रवेश करती है और कहाँ समागम हो जाता है। अब बात करेंगे बेतवा नदी पे कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, तो बेतवा नदी पे ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो है माता टीला परियोजना के नाम से परियोजनाएं चलाई जा रही है। माता टीला परियोजना के नाम से चलाई जा रही है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है, माता टीला परियोजना, जिसके तो बेतवा नदी पे ही है माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना के 3 नाम है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, माता टीला परियोजना है, राजघाट परियोजना है ना। तो बेतवा नदी हमारी कंप्लीट, बेतवा नदी का उद्गम देखिए, इसका समापन देखिए और कौन कौन से जिलों से होकर के प्रवाहित होती है ये देखिए। पुराणों में बेत्रवती के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश की, इसका उपनाम देखेंगे तो बेत्रवती है पुराणों में, और मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारे जो प्राचीन कवि कालिदास, उन्होंने अपनी रचना मेघदूत में भी बेतवा नदी का वर्णन किया गया है। केशव दास ने अपनी रचना रामचंद्रिका में बेतवा नदी का वर्णन किया गया है, और जो बाणभट्ट है उन्होंने कादम्बरी में बेतवा नदी के महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बेतवा नदी के बारे में देखे, है ना। बेतवा नदी का उद्गम देखिए, कुमरा रायसेन से निकलती है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रवाहित हो जाती है ना। अब रह गया था हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ जानकारी रह गए थे। तो 41 सहायक नदियां नर्मदा की, जिसमें 39 मध्य प्रदेश की है और 2 गुजरात राज्य की जो नदियां हैं सहायक नदियां। तो नर्मदा की कितनी सहायक नदियां, 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 39 मध्य प्रदेश की सहायक नदियां हैं और 2 गुजरात राज्य की सहायक नदियां हैं। इस प्रकार हमारी मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण नदियां जो मध्य प्रदेश की है जानकारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास के माध्यम से हम दूसरे लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।